अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। सो आज हमारा टॉपिक डायबिटीज़ मेलाइटिस है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन को जहन में रखने के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं जो आपके लिए आसानी होगी कि आपसे समझें और जहन में रखें, ठीक है। सो डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है डायबिटीज़ मेलाइटिस की। डायबिटीज़ मेलाइटिस बेसिकली डिफाइंड बाय द अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन। उन्होंने ये कहा है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस एज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीजेस। मेटाबॉलिक डिसीज़ को समझने के सबसे पहले तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म इज़ बेसिकली अ प्रोसेस जहाँ पे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ऑन सेलुलर लेवल, राइट। अब मेटाबॉलिक डिसीज़ क्या होती है? ऐसी कंडीशन जहाँ पे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा हो तो वो मेटाबॉलिक डिसीज़ है। तो एज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज़, ठीक है, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय इनएप्रोप्रिएट हाइपरग्लाइसीमिया। इनएप्रोप्रिएट हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ये है कि ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा है लेकिन इनएप्रोप्रिएटली ज़्यादा है। इट मीन्स देयर इज अ नीड टू कंट्रोल दैट, ओके। अच्छा, ये किसकी वजह से ज़्यादा है? या तो वजह ये भी हो सकती है कि डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन प्रॉपरली सिक्रीट ही नहीं हो रही, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि डिफेक्ट इन द इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन एक्शन में ही कोई डिफेक्ट है, ठीक है। या दोनों रीज़न भी हो सकते हैं, ओके। अच्छा, डेफिनेशन में एक बात और मैं इंक्लूड करती चली जाऊँ कि हमारे पास यहाँ पे एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है, क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है। तो हम इन दोनों में डिफरेंस किस तरह करेंगे? तो हम इनके सिम्टम्स पे गौर करते हुए करेंगे। देखें, एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास पॉलीयूरिया आता है। पॉलीयूरिया क्या होता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। पॉलीफेजिया आता है यानी कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। पॉलीडिप्सिया आती है, आपको एक्सेसिव थ्रस्ट, आप थ्रस्टी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है। उसके अलावा वेट लॉस है, ब्लड विजन है, फटीग है, हेडेक है और पुअर वुंड हीलिंग भी होती है, ठीक है। अगर मैं क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया की बात करती हूँ तो क्रॉनिक में क्या होगा? आपके ऑर्गन्स डैमेज होंगे और फेलियर की तरफ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन मुतासर होते हैं? आपके ऑर्गन्स में आएगा आई, ठीक है, किडनी आ जाएगी, ब्लड वेसल्स आ जाएगा, नर्व आएगा एंड हार्ट आएगा, ठीक है, ओके। अब मैं क्लासिफिकेशन की तरफ जाती हूँ। मैं जब क्लासिफिकेशन को देखती हूँ तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, GDM जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ये तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन कुछ और भी टाइप्स हैं जिसमें सेकेंडरी डायबिटीज़, मोनोजेनिक डायबिटीज़ मेलाइटिस, लाटा, ये भी इंक्लूड है, ठीक है। सो पहले मैं टाइप 1 से स्टार्ट करती हूँ, पे वन बाय वन मैं सबको डिस्कस करूँगी। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है? इज बेसिकली अ टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस जहाँ पे एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी होती है, यानी कि बिल्कुल भी इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं होती, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैनरहैंस, ठीक है। पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं बीटा सेल्स, राइट। तो ये जो पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं ये इंसुलिन को रिलीज़ करवाते हैं। यहाँ पे ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है इन सेल्स की। ऑटो इम्यून का मतलब ये कि आप ही के बॉडी के सेल्स आप ही के दूसरे सेल्स को बॉडी के डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से इंसुलिन बिल्कुल भी सिक्रीट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कहा गया है कि वो इंडिविजुअल जो वो जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस डायग्नोज हुई है, देखा उनमें ये गया है कि उनकी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। वो ऑटो एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट वर्क करती हैं? वो ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज के अगेंस्ट, पैंक्रियाटिक आइलेट्स बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंड इंसुलिन के अगेंस्ट वो एक्टिव होती हैं, ठीक है, यानी उनके अगेंस्ट वर्क करती हैं, राइट। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस किसी भी एज में डायग्नोज हो सकती है, बट अमूमन जो है वो 30 ईयर्स से पहले डायग्नोज हो जाती है। अच्छा, दैन मैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात करती हूँ तो यहाँ पे ये है कि ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस है, राइट। और ये बेसिकली जो है ना वो ओवर द एज ऑफ 30 ईयर्स डायग्नोज होती है, यानी कि 30 साल के बाद ही अमूमन डायग्नोज होती है, ठीक है। एंड इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन द एडोलेसेंट ऑफ सर्टन एथनिक ग्रुप्स, ठीक है। एडोलेसेंट बेसिकली वो लाइफ का फेज होता है जहाँ पे आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ चेंज हो रहे होते हो, ठीक है, यानी कि 10 से 19 साल की जो एज है वो बेसिकली एडोलेसेंट एज कहलाती है, ठीक है। तो कुछ एथनिक ग्रुप में उनके एडोलेसेंट में
टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस डायग्नोज होती है। वो एथनिक ग्रुप कौन कौन से हैं, जिसमें आपके पास अफ्रीकन अमेरिकन आते हैं, जिसमें हिस्पैनिक्स आते हैं। हिस्पैनिक्स वो होते हैं जिसमें आप कह सकते हो स्पेन है या फिर स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो है वो सेंट्रल या फिर साउथ अमेरिकन भी हिस्पैनिक में आते हैं, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है कि दोस्त डायग्नोज पर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस वो टिपिकली जो है ना वो या तो ओवरवेट होंगे यानी ओबेस होंगे, या उनकी जो है ना पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होगी, या एग्जिबिट करते होंगे साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या क्या साइन होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि आपकी जो है वो ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है, एचडीएल लेवल कम है, ठीक है। ये ट्रंकल ओबेसिटी है, ट्रंकल ओबेसिटी मतलब आपका जो एब्डोमेन का साइज़ है वो लार्ज होता है, ठीक है। या फिर जो है वो अकैंथोसिस निग्रिकेंस हैं। अकैंथोसिस निग्रिकेंस में क्या होता है कि आपकी जो है ना वो तो डार्कनिंग एंड थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं जहाँ पे स्किन थोड़ी डार्क और थिक हो जाती है, राइट। दूसरी बात ये कही इन्होंने, जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में ऑटो एंटीबॉडीज़ मौजूद थी वो टाइप 2 में नहीं होती, सही है। अच्छा, मैं जीडीएम में आती हूँ। तो जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलिटस इज बेसिकली कंडीशन जिसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको जो है वो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। वो वुमेन्स जिन्हें प्रेगनेंसी से पहले ही अगर डायबिटीज़ है तो वो इस क्लास में इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। सिर्फ वो वुमेन्स इंक्लूड होंगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका जो है वो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ हो, राइट। आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्टमार्टम टेस्टिंग होती है। वो पेशेंट जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एलिवेटेड है उनका ग्लूकोज लेवल, वो आफ्टर प्रेगनेंसी हमें पे टेस्ट करना पड़ता है कि उनका स्टिल एलिवेटेड है या नहीं है। अगर एलिवेटेड होगा तो उनको आफ्टर प्रेगनेंसी वो डायबिटिक हो जाएंगे, अगर नहीं एलिवेटेड होगा तो वो फिर नहीं होंगी डायबिटिक, ओके। अच्छा, मैं फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की बात कर रही थी, इसमें सेकेंडरी डायबिटीज़ आती हैं। सेकेंडरी डायबिटीज़ क्या होती हैं? इट अकर्स व्हेन द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ इज बिकॉज ऑफ सर्टेन डिसऑर्डर्स और द ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब सेकेंडरी डायबिटीज़ वो होती हैं जो किसी डिसऑर्डर या ट्रीटमेंट की वजह से होती हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कशिंग सिंड्रोम है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम है, पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स आ जाती हैं, अच्छा सिस्टिक फिब्रोसिस आ जाता है एंड अदर कंडीशंस। तो ये वो डिसऑर्डर्स होती हैं जो कि डायबिटीज़ कॉज करती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एंटीसाइकोटिक्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ठीक है। ये ट्रीटमेंट की वजह से भी पेशेंट डायबिटिक हो जाते हैं। तो किसी भी ट्रीटमेंट या डिसऑर्डर की वजह से उसके रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसऑर्डर और द ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को डायबिटीज़ हो रही है तो वो सेकेंडरी डायबिटीज़ कहलाती है, ठीक है। मोनोजेनिक डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है कि बेसिकली जो है यंग पीपल में और आप कह सकते हैं कि बच्चों में देखी जाती है, ठीक है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन सिंगल जीन, एक सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से जो है मोनोजेनिक डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। लाडा का फुल फॉर्म क्या है कि लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ द अडल्ट्स है। लाडा में क्या होता है कि स्लोली आपके जो बीटा सेल्स हैं उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है एंड इट इज सिमिलर टू टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं पॉइंट आपको बताती चलूँ कि हमने ये पढ़ा था कि टाइप 1 में जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं, लेकिन टाइप 2 में टाइप 1 की तरह नहीं होती ऑटो एंटीबॉडीज़। लेकिन लाडा है तो वैसे बिल्कुल सिमिलर टू टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, लेकिन जिन पेशेंट को भी लाडा होता है, ठीक है, तो उनमें जो है वो टाइप 1 की तरह ऑटो एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। And this is one of the most important point, right? So this is basically the definition and classification of diabetes mellitus. So thank you so much. I hope you like the video. Kindly share with your friends और वैसे सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग हमेशा करते हैं. Thank you so much.